हेलो एवरीवन। जो प्रीलिम्स है वो 28 मई 2023 को है। वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम कि दोबारा से चीज़ों को रिवाइज किया जा सके। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारी इंडिया में 1608 में आना हुआ और 1608 से लेकर 1765 तक इसका जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का काम था, सिर्फ व्यापार का काम था। जिस टाइम पे कंपनी इंडिया में आई उस टाइम पे जहांगीर रूल था, मुगल साम्राज्य था हमारा। एंड ये जो कंपनी थी, जो व्यापार से संबंधित कंपनी थी, 18 अंटिल 1765 तक, 1765 ऑनवर्ड्स इसके पास टेरिटोरियल पावर आ गई, इसके पास दीवानी राइट्स आ गए। आखिर ऐसा हुआ क्या? बैटल ऑफ बक्सर मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ओवर द टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस और टेरिटोरियल पावर। आप किसी का लालच शांत नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। काफ़ी सारी जगहों को एनेक्ट कर लिया गया, राज्यों को एनेक्ट कर लिया गया, या तो वो वार से किए गए, जैसे कि किस तरह से इन्होंने रीजनल पावर को हराया, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये सब हमने देखा। और काफ़ी सारी स्टेट्स को इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसीज, बाय पुटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसी, उनको एनेक्ट किया गया। 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चला एंड 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला। ऐसा हुआ क्या कि 1858 में जो पावर्स थी, जो रूल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा टू द ब्रिटिश क्राउन। तो वो रीज़न था हमारे पास 1857 की म्यूटिनी, सिपोई रिवॉल्ट, जिसको हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा। इस रिवॉल्ट के बाद जो पावर्स थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू द ब्रिटिश क्राउन। तो सबसे पहले हम इंडिया कंपनी रूल देखते हैं। कंपनी रूल के टाइम पे कौन कौन से एक्ट लाए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और क्राउन रूल के टाइम पे क्या क्या एक्ट आए थे। तो 1773 से 1858 सबसे पहला जो कंपनी की अफेयर्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट लाया गया, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी अफेयर्स, ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। गवर्नर, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। जो तीन प्रेसिडेंसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे इंडिपेंडेंट होती थी, डैट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इनको इंटरकनेक्ट किया गया। बंगाल की प्रेसिडेंसीज को हाई अथॉरिटी दी गई और जो सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी है वो मद्रास एंड बॉम्बे को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट 1774 कैलकाटा, जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस थे, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये पार्लियामेंट से ये भी कहा गया कि आप एक गवर्निंग बॉडी बनाएंगे। ये गवर्निंग बॉडी कंपनी की थी, जो कि रिपोर्ट्स बनाती थी किस किस पे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर। 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स भी कहा गया। इसमें जो मेन था, डेट इज ऐसी जुरिस्डिक्शन से काफ़ी सारी चीज़ों को हटाया गया। जितनी भी चीज़ें ऑफिशियल्स होती थी, जिसमें कंपनी के सर्वेंट आ गए, उसके बाद ट्रेड आ गए, कंपनी सर्वेंट्स अगर कोई भी ऑफिशियल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन के रिगार्डिंग मैटर्स, गवर्नर जनरल तक की पावर बढ़ाई गई। गवर्नर जनरल के डिसीजंस, उन सबको ऐसी जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। ऐसी जुरिडिक्शन को इनहेबिटेंट्स ऑफ द कैलकाटा के ऊपर लगाया गया। एंड जो भी, और ये भी पॉइंट ऐड किया गया कि अगर कोई भी अपील प्रोविंशियल कोर्ट से आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, उसको गवर्नर जनरल काउंसिल में सुना जाएगा। उसके बाद क्योंकि कंपनी को पता लग गया था कि इस देश के ऊपर शासन किया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो कंपनी के ऊपर अपना दबाव बढ़ा रहा था और अपने आप को धीरे धीरे इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। 1784 में, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये किसके अंडर में आती थी? ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आती थी एंड ये डील करती थी विद द पॉलिटिकल अफेयर्स। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि पहले तीनों काम करते थे, मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू अफेयर से रिलेटेड, वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल तक रह गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में सारे के सारे अफेयर्स आ गए, पॉलिटिकल अफेयर्स आ गए। जो कंपनी की जो टेरिटरी, कंपनी टेरिटोरियल पोजीशंस थे, उनको ब्रिटिश पोजीशंस का नाम दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ा। एंड उसके बाद दो एक्ट आए, एक्ट ऑफ 1786, 1793। इसमें मेनली जो गवर्नर जनरल की जो पावर थी
उसको बढ़ाया गया और ये कहा गया कि स्पेशल कंडीशन में गवर्नर जनरल की जो पावर है वो ओवरराइड कर जाएगी, किससे? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल से। इट मीन्स कहीं ना कहीं पावर बढ़ाई जा रही थी गवर्नर जनरल की। एक्ट जब 1796 आया उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, कमांडर इन चीफ। देन 1793 में एक्ट आया, उसमें और ज़्यादा पावर्स बढ़ाई गई, प्लस जो कंपनी की जो मोनोपली है उसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया। जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के मेंबर्स थे, ब्रिटेन के जो मेंबर्स थे, उनकी सैलरी, उनके स्टाफ की सैलरी को इंडियन रेवेन्यू से लिए जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड की मोनोपोली को बढ़ाया और इसके 20 साल बाद ही, दैट इज 1813 में ही ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया और बाकी सारे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए इंडियन मार्केट को खोल दिया गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टी एंड ट्रेडिंग विद द चाइना। असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को असर्ट किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज लाई गई एंड वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू करने के लिए अपनी फाउंडेशन तैयार कर रहा था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज लाई गई, वेस्टर्न एजुकेशन एंड जो कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एबॉलिश किया गया और उसके भी 20 साल बाद जो कंपनी का जो ट्रेडिंग था वही बंद कर दिया गया और कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी गई कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, आप कमर्शियल नहीं करो, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि कंपनी जो है वो 100-150 साल से रह रही है, इनके पास उन लोगों से तो ज़्यादा नॉलेज है। इस वजह से कंपनी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया और जो कमर्शियल है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बंद हो गया कंपनी का। और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। इस टाइम पे पावर्स और ज़्यादा बढ़ गई। इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा वो हर किसी पे लागू होंगे जो जो भी ब्रिटिश कॉन्फेडरेशन की टेरिटरीज है। इंट्रोड्यूस किया गया कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, लेकिन इसको अपोज किया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी वजह से इसको नहीं लाया जा सका। 1853 में पहली बार ऐसा हुआ, सेपरेशन ऑफ द पावर, कंपटीशन को ओपन किया गया एंड कंपनी रूल को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। कंपनी रूल को पहले एडमिनिस्ट्रेशन रूल दिया गया और यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि आप और करो, आप ठीक करो। बट 1857 में क्या हुआ? 1857 में सिपाही म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसको जो पावर्स जो हैं, उसने जो पावर्स है उसको ट्रांसफ़र कर लिया फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, मौका देखते हुए। और उन्होंने कहा, वो एक एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, और जिसकी जो थीम रखी गई उन्होंने कहा एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। और यहाँ पे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बोल दिया गया। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो बने थे दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग, वो बने थे। जो डबल गवर्नमेंट है, पहले डबल गवर्नमेंट चल रही थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया गवर्नर को, डबल गवर्नमेंट को, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया। उसके सपोर्ट में उसको एडवाइस देने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी रखी गई। 1858 के बाद 1861, 1892 एंड 1909 में जो कंपनी का मेन फोकस रहा वो ये रहा कि कॉपरेशन, इंडिया के कॉपरेशन को बढ़ाया जाए लॉस बनाने में एंड पहले लॉस बनाने में बढ़ाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उनके कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। तो 1861 से कॉपरेशन शुरू हो गया था। इट मीन्स नॉमिनेशन शुरू हो गया था इंडियंस का, तो नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन में पहली बार 1861 में जो आए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव, जिनको वाइसरॉय के ऑफिस से अटैच किया गया। एंड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब में। बिजनेस पोर्टफोलियो ऑर्डिनेंस, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट के पास खैर पावर नहीं है, वो नॉमिनल हेड है, बट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास सारी की सारी पावर्स थी। कुछ फंक्शंस जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, वैसे ही वाइसरॉय ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे। पोर्टफोलियोज, बिजनेस, ये सब। देन 1892 में क्या हुआ कि ये जो कॉपरेशन जो शुरू किया गया था 1861 से, उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। वहाँ पे इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज़ किया गया, लेकिन अभी भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। फंक्शंस को बढ़ाया गया। यहाँ पे 1892 में फंक्शंस को बढ़ाया गया। यहाँ पे बजट जो थे, बजट पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड नॉमिनेशन, जहाँ पे पहले सिर्फ वाइसरॉय ऑफिस के लिए नॉमिनेट किए जा रहे थे इंडियंस, वहाँ पे अब नॉमिनेशन इंक्रीज करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेटेड किए जाने लगे।
ये यहाँ पे इलेक्शन का कोई वर्ड नहीं आया था, बट ये जो नॉमिनेशन होते थे ये इलेक्टेड ही होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे इन मेंबर्स के लिए। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आए। ये फाइनल एक्ट था कॉपरेशन बढ़ाने का। इसको हमने मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा। मॉडले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे एंड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। साइज को इंक्रीज किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, वहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें दूसरी मेजॉरिटी भी अगर होना चाहे तो हो सकती है, वहाँ पे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फंक्शंस और ज़्यादा इंक्रीज किए गए। अब जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ बजट का डिस्कशन होता था, वहाँ पे अब क्वेश्चंस भी पुट ऑन किए जाने लगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इसके बाद जो एक्ट आएगा वो एक्ट आएगा कि जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। फर्स्ट टाइम ये हुआ कि वाइसरॉय एंड गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, और जो पहले जो लॉ मेंबर जो हमारे बने, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एंड यहाँ पे पहली बार कॉमनल रिप्रेजेंटेशन भी आया। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद रखना है कि पहली बार कब आया, तो इसको इस तरीके से याद रखिए कि 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, और बंगाल पार्टीशन के बाद ब्रिटिशर्स ने कम्युनिज्म का बीज बोना इंडियंस के अंदर शुरू कर दिया था। तो वो किसी ना किसी तरीके से ये बीज बोना चाहते थे, और 1905 के बाद जैसे ही कोई एक्ट आया, 1909 में जो एक्ट आया, उसमें इन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन तक डाल दी कि जो मुस्लिम्स जो होंगे उनका जो इलेक्टोरेट है वो अलग बनेगा, मुस्लिम्स के मेंबर्स अगर नॉमिनेट होंगे तो वो बाय द मुस्लिम्स ही होंगे। उसके बाद 1919 तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। 1935 में फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी। 1990 में के एक्ट को हम मॉन्टेग कैल्म्सफोर्म रिवॉल्ट भी बोलते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो। टोटली सेपरेशन कर दिया गया सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल स्टेट का, उनके सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए। डायरकी में क्या था, डायरकी में ये था कि जो गवर्नर है प्रोविंशियल स्टेट का, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी डायरकी में, और ये लार्जली अनसक्सेसफुल भी रहा। फर्स्ट टाइम ये हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के चलते हुए कि बाई कैमरलिज्म यहाँ पे आया एंड डायरेक्ट इलेक्शन आए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तभी तो रिस्पॉन्सिबल हो पाएगी। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को चेंज कर दिया गया इंटू द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया। फ्रेंचाइजीज को लिमिटेड नंबर तक रखा कि किसी के पास प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इन चीज़ों में जो है वहाँ तक इन्होंने फ्रेंचाइजीज को रखा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार है। न्यू ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया, हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन लंदन, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीसीएस, प्रोविंशियल स्टेट कमीशन। फर्स्ट टाइम बजट को सेपरेट किया गया। यहाँ पे सेंट्रल का बजट अलग डिस्कस किया जाना चाहिए, प्रोविंशियल का अलग, तो यहाँ पे सेपरेट बजट किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट हुई। देन उसके बीच में 1935 के बीच में दो चीज़ें और हुई। 1927 में साइमन कमीशन एंड 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1927 में साइमन कमीशन जो ब्रिटिश से इंडिया में आया था, ये 7 नंबर का कमीशन था। इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, और इंडिया को इसी बात पर गुस्सा था कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स क्यों हैं, अगर ये हमारे लिए जो लॉ निकाल रहे हैं उसी पर अगर ये डिस्कस करने के लिए ये कमीशन आया। इसके अगेंस्ट काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, और उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई बाय द लाठीचार्ज। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई गई, उसमें इन्वाइट किया गया कि आप ब्रिटेन की साइड से कि आप ब्रिटेन आइए और आप डिस्कस कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस नहीं गई थी, बट सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी जी वहाँ पे गए थे, बट उन्हें खाली हाथ लौट के ही आना पड़ा था, उन्हें कुछ नहीं मिला था। वो कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट बन रहे थे उससे वो परेशान थे। कम्युनलिज्म अवार्ड अगस्त 1932, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज भी करना शुरू कर दिया, जिससे गांधी जी नाराज थे। गांधी जी अंबेडकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इस चीज को लेकर, एंड देन पूना पैक्ट एग्रीमेंट ये हुआ। एग्रीमेंट में रिजर्व सीटों को रिजर्व रखा गया, बट सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया फॉर द माइनॉरिटीज। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 जो आया, ये सेकंड मील स्टोन था टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 1990 से शुरू हुई थी वो 1935 में कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल बनने जा रही थी। इट मीन्स यहाँ पे स्टेट ऑटोनॉमी भी कंप्लीटली हो जाएगी, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, बाई कैमरलिज्म आ गया, एंड एक्सटेंडेड कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया गया, फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। 5/20 1947 से जून 30 1948 तक ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने ये एक्ट लेके आए थे। उन्होंने 5/20 1947 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश जो रूल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ऑन जून 30 1948। बट जो एंड उसके बाद जून 3 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड प्रपोजल लाया गया, एंड इसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी लाया गया, जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये प्लान पार्टीशन का प्लान था, इंडिया एंड पाकिस्तान, और बाउंड्री कमीशन बिठाया गया जिसको जिसको हेड किया बाय द रैडक्लिफ। फीचर्स क्या थे 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के कि पार्टीशन होगा, वाइसरॉय ऑफिस जो है उसको एबॉलिश किया जाएगा, एंड द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। लॉर्ड माउंटेन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने, उनको शपथ दिलाई। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें याद रखना करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक बार हम ये देख लेते हो और इसको आप 5 से 6 बार रिवाइज कीजिए, आपके काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी रूल रहा 1773 से 1858 तक, उसमें किस किस टाइम पीरियड में जो चीज़ें थी, जो पॉलिसीज थी वो आई, ये आपको सब याद रखते हैं। तो फर्स्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, एंड उसके बाद 1793 में ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर द 20 ईयर्स। तो उसके बाद जो एक्ट आए 3 से 4 वो 20 ईयर्स के बाद आए। ओके, तो 1773, उसके बाद 1781, 84, 86, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया। देन 20 साल बाद 1813, 1813 के 20 साल बाद 1833, 1853। जो 1793 था इसमें एक्सटेंड किया गया था मोनोपोली को, और 20 साल बाद ही एबॉलिश कर दिया गया। उसके 20 साल बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया, और उसके 20 साल बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया, एंड देन ख़त्म कर दिया गया।
समझ रहे हो आप कि 1793 से पहले जो ब्रिटिश क्राउन का जो मेन फोकस था वो ये था कि कंपनी के ऊपर अपनी पावर्स को बढ़ाना। वो पावर्स किस तरह से बढ़ाई गई? बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1884 में जब ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई। एंड उन पावर्स को कम, उस ट्रेडिंग को कम कैसे किया गया 1793 के बाद? कि पहले मोनोपोली बढ़ाई गई, 20 साल बाद ही एबॉलिश कर दी गई। उसके बाद कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप दिया गया, उसको एक्सटेंड किया गया। एंड एक्सटेंड करने के बाद 1857 के बाद उस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कंपनी संभाल रही थी, कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया, पावर को ट्रांसफ़र कर लिया गया। और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बढ़ा दिया गया। फिर 1858 से 1947 के बीच में कौन कौन से एक्ट आए? आपको ये सन याद होने चाहिए कि जो तीन थे 1858 के बाद जो तीन एक्ट आए हैं कौन कौन कॉन्जिक्यूटिव, 1861, 92 एंड 1999, सॉरी 1861, 1892 एंड 1909, ये तीनों का काम ये रहा था कि कॉपरेशन बढ़ाया जाए इंडियंस का। और उसके बाद 1990 एंड 1935 में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था। 1909 को याद रखना कि इसमें कॉमनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार आया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बंगाल पार्टीशन को याद रखें। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, 1909 में कॉमनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। कॉपरेशन किस तरह से बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है नॉमिनेट करके, तो नॉमिनेट किया गया था, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद और कॉपरेशन कैसे बढ़ाएगा? नंबर बढ़ा के, जो नॉन ऑफिशियल्स हैं। और ज़्यादा कॉपरेशन कैसे बढ़ाएगा? बढ़ाया जाएगा डायरेक्ट इलेक्शंस ला के, कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो। ओके, 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे आएगी? कि बाईकैमरलिज्म लाया जाए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर बोला जाए। देन 1935 में फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई, इट मीन्स प्रोविंशियल ऑटोनमी आ गई फुल्ली। एंड 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट। सो दिस इज इट, दिस इज, ये पूरा क्वेश्चन चैप्टर था हमारा फर्स्ट। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अब सेकेंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना? डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली बार जो डिमांड रखी गई थी वो एम.एन. रॉय ने रखी थी। एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को रखा। लेकिन 1938 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया और वहाँ पे ब्रिटेन ने ये कहा कि इंडिया उनका साथ देगी। और जब उन्होंने 1938 में ये कहा कि इंडिया उनका साथ देगी, उस टाइम पे गांधी जी का पूछना ये था कि एक एनस्लेव नेशंस की आर्मी, जो नेशन ही एनस्लेव है, वो कैसे फास्टेस्ट हिटलर की फास्ट फोर्सेस के आगे लड़ सकते हैं? तो उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया कि जो इंडिया है वो सपोर्ट नहीं करेगा। देन जो ये चला आ रहा था, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी कि जो वो मान रहे हैं वो पहले मानो मत, फिर जब खुद की ज़रूरत पड़े तब मान लो, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट कर दो ताकि वो मान जाए। तो 1935 में जब लाया गया उस पर कोई भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। 1938 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया और जब इंडिया की तरफ से मना हो गया कि नहीं वो सपोर्ट नहीं करने जा रहे, तो 1940 में अगस्त ऑफर आया और अगस्त ऑफर के अंतर्गत इनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और इन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। यहाँ पे गांधी जी का फिर बोलना था क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग कि ये पोस्ट डेटेड चेक है कि इसका क्रैशिंग बैंक का, इसका हम क्या करेंगे? तो उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को भी मना कर दिया गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया इंडिया के अंदर, इसकी बात को नहीं माना गया। देन कैबिनेट मिशन आया इन मार्च 1946, जिसके जो मेंबर्स थे वो हमारे पास क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, ये मेंबर्स थे जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यहाँ पे इंडिया में आए थे। अब इस मिशन ने क्या कहा कि कंपोजिशन किस तरह से होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? इन्होंने कहा कि देयर आर 389 मेंबर्स होंगे। 389 मेंबर्स में से जो 296 जो होंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और जो 93 जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय द हेड ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट, उन पे इलेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली नॉमिनेटेड थी एंड पार्टली इलेक्टेड थी, एंड इलेक्टेड भी बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो किस बेसिस पे किए गए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कॉम्युनलिज्म वाला इनका चला ही कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए मेंबर्स, कि उन मेंबर्स को सिर्फ वही चुनेंगे जिसमें जो इलेक्टोरेट बनाया गया वो इलेक्टोरेट था, उसमें मुस्लिम्स को अलग रखा गया, सिख को अलग रखा गया और बाकी रिलीजन्स के लोगों को अलग रखा गया। इट मीन्स 3 में ये डिवाइड किया गया।
देन जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन में 296 जिन सीटों पे इलेक्शन होना था, 208 पे कांग्रेस जीती, 73 पे मुस्लिम लीग जीती एंड 15 सीटें ऐसी थी जो कि दूसरी जगहों से आई थी। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुरू हुई। ये फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई दैट इज December 9, 1946। इसमें हाँ, एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रिंसली स्टेट नहीं आई थी। तो जो सिर्फ आई वो हमारे आई इलेक्शन के तौर पे 296 में भी जो मुस्लिम्स लीग के जो पर्सन थे वो पीछे हट गए, वो नहीं आए क्योंकि वो पार्टीशन की बात पे अड़े हुए थे। देन फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर थे, 208 कांग्रेस के एंड जो 3-4 मेंबर थे वो बाकी। टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए। पहले दिन टेम्परेरी होंगे। स्पीकर के टाइम पे भी आप ऐसे ही देखते हो कि जब नई लोकसभा चुन के आती है पूरी की पूरी, तो जब तक शपथ न दिला दी जाए तब तक टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सजीतानंद सिन्हा, और उसके 2 दिन बाद ही December 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, मुखर्जी एंड कृष्णाचारी। उसके 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी है, 2 दिन बाद ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। उसके 2 दिन बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जन 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई वर्जन को हम आज की डेट में प्रेम्बल बोलते हैं। चेंजेस क्या आए इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद? चेंजेस ये आए कि इंडिपेंडेंस एक्ट में माउंटबेटन प्लान भी आया था पार्टीशन का, जिसकी वजह से जो ये 389 जो सीटें थी जो मेंबर होने चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो 389 से घट के 299 ही रह गए। इसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि कुछ एरिया पंजाब के पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका है। अब जब कुछ एरिया पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका है, पॉपुलेशन जा चुकी है, तो मेंबर्स का कम होना तो स्वाभाविक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन्होंने धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और जब पूरी तरीके से मुस्लिम लीग वगैरह सारे के सारे हट गए तो प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो चेंजेस थे वो क्या थी कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसको फुल्ली सॉवरन बॉडी बना दिया गया। वो कोई भी जो लॉ था ब्रिटिशर्स का वो उसको रिपेल कर सकते थे पुराने लॉ को, और अपने हिसाब से लॉज को मॉडिफाई कर सकते थे। इट मीन्स पूरी की पूरी सॉवरन अथॉरिटी बन गई। असेंबली को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। मतलब असेंबली को दो, अगर ज़्यादा अच्छी तरह से बोले तो 2 फंक्शन सौंप दिए गए, एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, एक द लेजिस्लेटिव बॉडी। जिस टाइम पे अलग अलग दिनों में काम होते थे। जिस टाइम पे असेंबली संविधान बनाने का काम करती थी, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह बैठती थी, उसको चेयर किया जाता था बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस टाइम पे लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी उसको चेयर किया जाता था बाय द जीवी मवलंकर। एंड जीवी मवलंकर इज द वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑफ द पार्लियामेंट आप बोल सकते हो। अदर फंक्शंस क्या थे और क्या क्या किया कि वी नो डैट अपना भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस से पहले ही होना जरूरी है। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग चुन लिया गया। कॉमनवेल्थ गेम उसके बाद आराम से 1949 तक मेंबरशिप इंडिया की कॉमनवेल्थ गेम में। एंड जो हमारा संविधान लागू होने वाला था 26 जन 1950, उससे 2 दिन पहले ही नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट को दे अपॉइंट कर लिया गया। नेशनल एंथ, नेशनल सॉन्ग डिसाइड हो गया। लाइफ क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? टोटल 11 सेशन हुए थे। और 11 सेशन ये 9 दिसंबर 1946 जब फर्स्ट मीटिंग हुई, 24 जन 1950 तक ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 24 जन 1950 को ख़त्म कर दी गई और वो लेजिस्लेटिव असेंबली रह गई, डेट इज़ पार्लियामेंट रह गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 एंड इसको कमेंट्स किया गया 26 जन 1950। कमेटी, काफ़ी सारी कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी, बाकी माइनर। मेजर कमेटी में जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का, वो B.R. अम्बेडकर को दिया गया। इसमें ये 7 मेंबर की कमेटी थी, 7 मेंबर्स कमेटी। और B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे इस कमेटी में। 7 मेंबर से अलग ये सिर्फ एडवाइज़र थे। उसके बाद पहला जो ड्राफ्ट था वो Feb 1948 में पब्लिश किया गया। सेकंड फिर टाइम दिया गया
8 महीने का कि पढ़े, कुछ कोई भी अमेंडमेंट्स या कुछ भी करना है उसमें बताएं। क्रिटिसिज्म में निकालना है तो क्रिटिसिज्म में निकालिए। 8 महीने का टाइम दिया गया। फिर अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। फाइनल ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ वो 4 नवंबर 1948 में हुआ, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग चली। फर्स्ट रीडिंग इट मीन्स जनरल डिस्कशन 5 दिन तक ये चला, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की सेकेंड रीडिंग शुरू हुई, और ये जो रीडिंग है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। देन जो फाइनल रीडिंग है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी संबोधित किया गया। प्रोविजंस ऐसे प्रोविजंस थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, और कुछ 26 जैन 1950 के बाद लागू हुए हैं। तो जो प्रोविजंस पहले ही आ गए थे 26 नवंबर 1949, वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग थे, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स। इसमें आर्टिकल 5 to 960 एंड कुछ आर्टिकल्स 300 से रिलेटेड थे। क्रिटिसिज्म क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया है। ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, इतना ज़्यादा टाइम ले रही है। कांग्रेस डोमिनेटेड है, लॉयर एंड पॉलिटिशियन एंड हिंदू डोमिनेटेड ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। ये क्रिटिसिज्म थे। तो चैप्टर सेकंड में हमारा इतना ही था। चैप्टर थर्ड शुरू करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज।